नमस्कार दोस्तों, जय हिंद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन राजस्थान के इतिहास के बारे में बात कर रहे थे और हमने पिछले वीडियो में राजस्थान के इतिहास में सांबर या अजमेर के चौहानों के बारे में बात करी। उसमें हमने चौहानों की उत्पत्ति के बारे में जो विभिन्न मत थे उसके बारे में बात कर ली, चौहानों के आदि पुरुष मूल पुरुष के बारे में बात कर ली, फिर हमने चौहानों के प्रारंभिक जो प्रतापी शासक थे उनके बारे में बात कर ली, फिर हमने चौहानों के आगे इधर अजमेर की स्थापना, अजयराज वगैरह इनके बारे में बात करी। हमने फिर आगे अर्णोराज के बारे में बात करी, विग्रहराज चतुर्थ के बारे में बात करी। आज हम उसी इतिहास को आगे बढ़ा रहे हैं। उसी इतिहास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे वाले इतिहास से जोड़ते हुए हम आगे की बात करेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको कल के वीडियो में एक शासक बताया था अर्णोराज। अर्णोराज का टाइम पीरियड आपको पता होगा 1133 से 1155 ईस्वी तक अर्णोराज का शासन रहता है अजमेर में। दोस्तों, मैं उससे आगे अगर आपको बताऊं तो अर्णोराज के दो पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? दो पत्नियां। एक का नाम था सदवा और एक का नाम था कांचन देवी। हमने बात करी कि कांचन देवी चालुक्य राजा जयसिंह की पुत्री थी। कांचन देवी जो कि चालुक्य राजकुमारी थी। कांचन देवी। सदवा की अगर हम बात करें तो सदवा के पुत्र थे, एक का नाम था जगदेव। ये वही जगदेव है जिसने 1155 ईस्वी में अर्णोराज की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। और जगदेव को चौहानों का पितृहंता कहा जाता है। फिर इस जगदेव का भाई था विग्रहराज। क्या नाम था? विग्रहराज चतुर्थ। ये विग्रहराज चतुर्थ, इसका काल चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। और इसी विग्रहराज ने 1158 ईस्वी में अपने भाई जगदेव का वध कर दिया और ये स्वयं शासक बन जाता है। इसका एक और छोटा भाई होता है देवदत्त। उसके बारे में कोई ज्यादा इतनी जानकारी नहीं मिलती। अगर हम कांचन देवी की बात करें तो कांचन देवी का पुत्र होता है सोमेश्वर। ये मैं बात आपको इसीलिए बता रहा हूं कि सोमेश्वर आगे शासक आने वाला है। सोमेश्वर, और इसी सोमेश्वर का जो पुत्र है वो होता है आपके पृथ्वीराज। कौन होता है? पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों, कल हमने लास्ट वीडियो में बात करी कि हमने विग्रहराज चतुर्थ के बारे में बात करी। तो विग्रहराज के बाद में जो शासक बनेगा वो बनेगा अपर गांगे। कौन बनेगा? अपर गांगे शासक बनेगा, जिसके बारे में कोई अपने परीक्षा की दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण कोई बात है ही नहीं। अपर गांगे के बाद में अगर हम बात करें तो अपर गांगे के बाद में शासक बनता है पृथ्वीराज द्वितीय। और पृथ्वीराज द्वितीय के बाद में शासक बनते सोमेश्वर। फिर इन सोमेश्वर शासक बनते हैं और सोमेश्वर की हत्या चालुक्य शासक भीमदेव के द्वारा कर दी जाती है। और उसके बाद में 11 वर्ष की अल्प आयु में शासक बनते हैं। कौन? अपने पृथ्वीराज तृतीय। तो दोस्तों, आज हम इस क्लास में बात करने वाले किसके बारे में? पृथ्वीराज तृतीय के बारे में। पृथ्वीराज तृतीय। अगर हम इनके कालखंड की बात करें तो पृथ्वीराज तृतीय 1177 ईस्वी से लेकर 1192 ईस्वी तक क्या रहे? शासन रहे। पृथ्वीराज तृतीय के अगर हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ 1166 ईस्वी में। 1166 ईस्वी। और कहां पे हुआ? अनहिल पाटन गुजरात। अनहिल पाटन कहां पे है? गुजरात में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। अनहिल पाटन गुजरात। अगर हम इनके पिता की बात करें तो इनके पिता थे सोमेश्वर। अगर हम इनकी माता की बात करें, इनकी माता थी कर्पूरी देवी। क्या नाम था? कर्पूरी देवी इनकी माता थी, जो कि इनकी प्रारंभिक संरक्षिका थी। प्रारंभिक संरक्षिका, क्योंकि पृथ्वीराज की अल्प आयु में, जब पृथ्वीराज 11 वर्ष के थे, उस समय इनके पिता सोमेश्वर की हत्या हो जाती है और उसके बाद में शासक कौन बन गए? पृथ्वीराज बन गए। तो उनकी आयु कम होने के कारण शासन का सारा जो संचालन किया था वो किसने किया था? कर्पूरी देवी ने किया था। अगर हम इनके प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री तो वो थे केमास। प्रधानमंत्री कौन थे? केमास। अगर हम इनके सेनापति की बात करें तो इनके सेनापति थे भुवन केमल। ये इनके सेनापति थे और पृथ्वीराज की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर थी। पृथ्वीराज जब छोटे थे उस समय पृथ्वीराज की सुरक्षा की जिम्मेदारी। तो दोस्तों, पृथ्वीराज की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी किसके ऊपर थी? भुवन केमल के ऊपर थी। अगर हम इनके घोड़े का बात करें, घोड़ा, तो इनका घोड़ा था नाट्यरंबा।
क्या नाम था घोड़े का? नाट्यरंभा नाम का इनका घोड़ा था। तो दोस्तों हमने ये बात करी पृथ्वीराज के बारे में सिंपल सी कि पृथ्वीराज का जन्म 1166 ईस्वी में अनिल पाटन गुजरात में हुआ। इनके पिता का नाम सोमेश्वर था, माता का नाम कर्पूरी देवी, जो कि इनकी प्रारंभिक संरक्षिका थी। प्रधानमंत्री केमास थे, सेनापति भुवन केमल, इन्हीं सेनापति भुवन केमल के ऊपर पृथ्वीराज की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी प्रारंभ में। और इनके अगर घोड़े की बात करें तो इनका घोड़ा कौन सा था? नाट्यरंभा इनका घोड़ा था। आगे अगर हम इनके बारे में और बात करें तो इनकी उपाधि, पृथ्वीराज की कौन कौन सी उपाधियां मिलती है? तो पृथ्वीराज की उपाधि मिलती है, एक तो राय पिथौरा, राय पिथौरा उपाधि भी मिलती है, राय पिथौरा। और पृथ्वीराज ने दिल्ली में पिथौरागढ़ दुर्ग का निर्माण भी करवाया और इनकी उपाधि भी मिलती है कौन कौन सी? राय पिथौरा। एक इनकी उपाधि मिलती है दल पुंगव, दल पुंगव भी इनकी उपाधि मिलती है। और दल पुंगव का अर्थ होता है विश्व विजेता, विश्व विजेता, विश्व विजेता। तो दल पुंगव या विश्व विजेता की उपाधि भी किसने धारण करी थी? पृथ्वीराज ने धारण करी थी। इसके बाद में आगे हम और बात करें पृथ्वीराज के बारे में तो पृथ्वीराज 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 अल्पायु अल्पायु 11 वर्ष की उम्र में, 11 वर्ष की उम्र में अजमेर के शासक बने। दूसरी अगर हम इनके दरबारी विद्वान की बात करें, दरबारी विद्वान, तो पृथ्वीराज के दरबारी विद्वान थे, एक तो इनके मित्र भी थे चंद्रबरदाई, इन्हीं चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना करी थी, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना करी। और दोस्तों आपको याद आ रहा होगा चंद्रबरदाई के बारे में हमने कल के वीडियो में भी बात करी कि इन्होंने जो अपने सांबर के चौहान है या फिर चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से किसने मानी थी? तो चंद्रबरदाई ने मानी थी। फिर इन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना करी और आपको पता होगा कि इनके एक पुत्र थे, उन पुत्र का नाम था जलहन। क्या नाम था? जलहन। इसी जलहन पुत्र ने पृथ्वीराज रासो को पूरा किया था। जो इनका अंतिम भाग है वो किसने लिखा था? जलहन ने लिखा था। इसके बाद में आगे अगर हम इनके और दरबारी विद्वानों की बात करें तो इनके और दरबारी विद्वान थे, एक दरबारी विद्वान थे आपके ज्यानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना करी। किसकी रचना करी? पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ की रचना करी। तो दोस्तों पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ की रचना किसने करी? ज्यानक ने करी। उसके बाद में अगर हम और इनके दरबारी विद्वानों की बात करें तो और दरबारी विद्वान थे विद्यापति गौड़। एक और दरबारी विद्वान थे जनार्दन। और अगर हम इनके दरबारी विद्वान की बात करें तो वो थे विश्वरूप। कौन थे दरबारी विद्वान? जानक, विद्यापति गौड़, जनार्दन, विश्वरूप, ये आदि इनके क्या थे? दरबारी विद्वान थे। आगे अगर हम और बात करें इनके बारे में तो पृथ्वीराज ने अजमेर में कला एवं साहित्य विभाग की स्थापना की, कला एवं साहित्य विभाग की स्थापना की तथा उसका अध्यक्ष विश्वरूप को बनाया। तो दोस्तों पृथ्वीराज ने अजमेर में कौन से विभाग की स्थापना करी? तो कला एवं साहित्य विभाग की स्थापना करी। और उसका अध्यक्ष इन्होंने किसको बनाया? तो इनके जो दरबारी विद्वान थे ना विश्वरूप, उन्हीं विश्वरूप को इन्होंने क्या बनाया? उसका अध्यक्ष बनाया था। आगे अगर हम और बात करें तो पृथ्वीराज ने दिग्विजय की नीति अपनाई। दिग्विजय की नीति की मतलब यह होता है कि अपने आसपास के जो भी राज्य हैं
पर अधिकार करना, उनको जीतना। तो दोस्तों अगर हम बात करें पृथ्वीराज के समय उनके आसपास कौन से राज्य थे और कौन से उस समय के राजा थे जिनका पृथ्वीराज के साथ में वैमनस्य था या पृथ्वीराज उनके ऊपर अधिकार करना चाहता था। तो दोस्तों ये हम अगले पेज पे इसकी बात करते हैं। पृथ्वीराज अपने अजमेर का शासक है। अगर हम बात करें यहां से हम शॉर्ट में इनको समझेंगे कि पृथ्वीराज ने कौन कौन से विजय करी या पृथ्वीराज के समकालीन उनके आसपास के राज्यों में कौन राज्य थे। तो ये अपना राजस्थान में मान ले जैसे अजमेर है, अजमेर, और यहाँ का शासक कौन है? पृथ्वीराज, पृथ्वीराज। तो दोस्तों अगर हम सबसे पहले बात करें तो इनके यहाँ पे पृथ्वीराज के उत्तर में यहाँ पे एक प्रदेश पड़ता है, उसका नाम है सतलज प्रदेश। कौन सा प्रदेश? सतलज प्रदेश। इस सतलज प्रदेश में एक जाति रहती है बंडानक जाति। कौन सी जाति है? बंडानक करके एक जाति रहती है। जब पृथ्वीराज शासक बना तो बंडानकों ने देखा कि अजमेर में अभी पृथ्वीराज इतना अनुभवी नहीं है, नया नया शासक बना है और यहाँ तक वो राज्य, उसका राज्य दिल्ली तक था, यहाँ तक वो प्रशासन को संभाल नहीं पाएगा। तो बंडानकों ने अवसर को देख करके क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। तो पृथ्वीराज ने सबसे पहले क्या किया? भंडानको जो जनजाति है ना, इसका क्या क्या जाति है, इसका इन्होंने दमन किया। दोस्तों इसका अभी तक कोई भी कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न तो नहीं बना है, लेकिन फिर भी ये प्रश्न बन सकता है, संभावना है कि पृथ्वीराज ने प्रारंभ में कौन सी जाति का दमन किया था? तो भंडानको का दमन किया और सतलज प्रदेश में उन्होंने दमन किया। उसके बाद अगर हम और बात करें इसके इधर, यहाँ पे एक और राज्य पड़ता है महोबा। कौन सा राज्य पड़ता है? महोबा। यहाँ महोबा का जो राज्य है उसका शासक था अपने परमर्दी देव चंदेल। कौन था? परमर्दी देव चंदेल। पृथ्वीराज जब शासक था उस समय परमर्दी देव चंदेल कहाँ का शासक था? महोबा का शासक था। और इसके दो प्रसिद्ध सेनापति, बहुत ही वीर सेनापति थे, आल्हा और उदल। आल्हा, उदल, इसके दो वीर सेनापति थे। किसके? परमर्दी देव चंदेल के दो वीर सेनापति थे। इनके साथ में इनका क्या विद्रोह था कि पृथ्वीराज के जो कुछ सैनिक थे एक बार दिल्ली से लौट कर आ रहे थे, तो वो महोबा से होकर आ रहे थे। तो महोबा के जो सेना थी ना, उस सेना ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और उनको परेशान किया। तो उनको जब परेशान किया तो अजमेर में आकर के पृथ्वीराज के जो सैनिक थे उन्होंने बताया कि हम महोबा होके आ रहे थे, तो महोबा के परमर्दी देव ने हमारे ऊपर आक्रमण किया और हमें परेशान किया। तो पृथ्वीराज तो पहले से दिग्विजय की नीति अपना रहा था, तो उसने फिर सेना लेके आक्रमण करने की सोची। किसके ऊपर? महोबा के ऊपर उसने आक्रमण करने के लिए अपने सैनिकों को रवाना कर दिया। और उस समय हुआ क्या था कि परमर्दी देव के जो वीर सेनापति थे आला और उदल, ये वीर सेनापति परमर्दी देव चंदेल से नाराज थे और ये नाराज होकर के चले गए थे। कहां पे? कन्नौज आ गए थे। कहां पे आ गए थे? ये कन्नौज आ गए थे। तो पृथ्वीराज ने भी देखा ये सही मौका है, लेकिन जैसे ही परमर्दी देव चंदेल को पता चला कि पृथ्वीराज आक्रमण करने के लिए आ रहा है, तो फिर परमर्दी देव चंदेल ने कन्नौज में अपने जो वीर सेनापति आला और उदल है उनको वापिस अपनी मातृभक्ति को याद दिलाया और कहा कि तुम्हारी मातृभूमि पर पृथ्वीराज आक्रमण करने के लिए आ रहा है, तुम वापिस आ जाओ। तो फिर आला और उदल वापिस आ जाते और इन दोनों के मध्य में फिर परमर्दी देव चंदेल और पृथ्वीराज की सेना के मध्य में तुमुल का युद्ध होता है। तुमुल का युद्ध होता है और उस 1182 ईस्वी में तुमुल का युद्ध होता है और उस युद्ध में आला और उदल क्या होते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से परमर्दी देव चंदेल के साथ में भी किसकी? पृथ्वीराज की क्या हो गई? दुश्मनी हो गई। इसके बाद में अगर हम इधर बात करें कन्नौज में, कन्नौज का शासक था जयचंद गढ़वाल। जयचंद गढ़वाल, गढ़वाल, जयचंद गढ़वाल कन्नौज का शासक था। और ये जयचंद गढ़वाल जो कन्नौज का शासक था ना, ये पृथ्वीराज का मौसेरा भाई था। आपको दोस्तों पता होगा कि पृथ्वीराज के जो नाना थे ना, अनंग सिंह तोमर, अनंग सिंह तोमर जो दिल्ली पर उनका अधिकार था, उन्होंने अनंग सिंह तोमर ने दिल्ली को किसको सौंप दिया? जब पृथ्वीराज को सौंप दिया तो उसका मौसेरा भाई जयचंद गढ़वाल उससे क्या हो गया? नाराज हो गया। एक तो इनकी नाराजगी का ये कारण था वेमनेस का, दूसरा ये कारण था इस जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी और उस पुत्री का नाम था क्या? संयोगिता। संयोगिता, इस संयोगिता को पृथ्वीराज बलपूर्वक स्वयंवर से उठा के ले गया और उसने शादी कर ली थी। तो इन दोनों के वेमनेस का भी ये कारण था। हम और आगे इसके बारे में बात करेंगे। अब उसके बाद में दोस्तों अगर हम और आगे बात करें तो आगे आपके क्या हुआ इसमें कि यहाँ पे अपने एक राज्य पड़ता है गुजरात और गुजरात का शासक था भीम सिंह। कौन था? भीम सिंह गुजरात का शासक था। कहां का था भीम सिंह शासक? गुजरात। गुजरात का शासक था भीम सिंह। और यहाँ पे अपने राजस्थान में एक राज्य पड़ता है आबू और आबू की राजकुमारी थी इच्छिणी। कौन थी? इच्छिणी। आबू की राजकुमारी इच्छिणी थी। इसका विवाह भीम सिंह के साथ में हो रखा था।
लेकिन ये इच्छिणी प्रेम करती थी किससे? पृथ्वीराज से। तो पृथ्वीराज यहाँ से गया अजमेर से, और ये इच्छिणु को आबू से लेके कहां पे आ जाता है? वापिस से अपने अजमेर लेके आ जाता है। तो भीम सिंह के साथ में भी इसका क्या हो गया? वैमनस्य हो गया, विद्रोह हो गया। अब इसके बाद में अगर हम और इधर बात करें तो इधर इसके टाइम पे गजनी का शासक कौन था? गजनी का शासक था अपने कौन? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी, इसी मोहम्मद गोरी का नाम मिलता है शहाबुद्दीन गोरी। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, शहाबुद्दीन गोरी इसका जो मूल नाम था। तो शहाबुद्दीन गोरी और पृथ्वीराज के मध्य में भी तराइन के युद्ध होते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। तो दोस्तों हम इसी बात को विस्तार से आगे पढ़ने वाले हैं कि पृथ्वीराज के टाइम पे जो उसने दिग्विजय की नीति अपनाई और उसके आसपास के किस प्रकार उसके शासक थे उसके दुश्मन बने बैठे थे। बाकी पृथ्वीराज का हमने पहले ही बात करी कि विग्रहराज चतुर्थ का शासन भी कहां तक था? दिल्ली तक था। शिवालिक अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। तो दोस्तों अब हम पृथ्वीराज की जो युद्ध है उनके बारे में बात करें तो हम सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वीराज ने सतलज प्रदेश में बंडानक जाति के विद्रोह को दबाया तथा बंडानकों का दमन किया। बहुत ही महत्वपूर्ण यहां से प्रश्न बन सकता है कि उसने क्या किया पृथ्वीराज ने? तो सतलज प्रदेश में बंडानक जाति ने जो विद्रोह कर दिया उसके विद्रोह को दबाया और बंडानकों का दमन किया। उसके बाद में अगर हम बात करें महोबा विजय, और ये महोबा विजय कब होती है पृथ्वीराज की? महोबा विजय तो ये होती है 1182 ईस्वी में। कब होती है महोबा विजय? 1182 ईस्वी में। महोबा का अभी हमने बात करी कि महोबा का शासक कौन होता है? महोबा विजय, या इसी को क्या कहते हैं? तुमुल का युद्ध भी कहते हैं। तुमुल का युद्ध किस किस के मध्य में हुआ? तो ये किस किस के मध्य में हुआ? इधर तो था अपना पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और इधर अपने कौन था? परमर्दी देव चंदेल। महोबा का कौन था? परमर्दी देव चंदेल। दोनों के मध्य में क्या होता है? युद्ध होता है। कब होता है युद्ध? 1182 ईस्वी में। कौन सा युद्ध होता है? तुमुल का युद्ध होता है। और परमर्दी देव चंदेल के वीर सेनापति होते हैं कौन? आला और कौन होते हैं? उदल होते हैं। और इस युद्ध में आला और उदल क्या होते हैं? वीर गति को प्राप्त है। आला और उदल क्या होते हैं? वीर। यही इसी बात को हम अगर लिखना चाहे तो हम कैसे लिखेंगे दोस्तों कि तुमुल के युद्ध में परमर्दी देव चंदेल के सेनापति आला उदल वीर गति को प्राप्त होते हैं। इस युद्ध में आगे लिखो इसमें पॉइंट। तुमुल के युद्ध में परमर्दी देव की हार होती है तथा पृथ्वीराज की सेना विजय होती है। अब इस विजय के बाद में पृथ्वीराज ने क्या किया? तो पृथ्वीराज ने इस विजय के बाद इस
विजय के बाद पृथ्वीराज ने पुंजन राय को महोबा का प्रशासक नियुक्त किया। किसको प्रशासक नियुक्त किया दोस्तों? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि तुमुल का युद्ध या महोबा विजय के बाद, तुमुल विजय या महोबा विजय के बाद में पृथ्वीराज ने वहां का प्रशासक किसको नियुक्त किया था? तो पुंजुन राय को। किसको? पुंजुन राय को वहां का प्रशासक नियुक्त किया था। तो दोस्तों ये थी अपने किसकी? पृथ्वीराज की कौन सी विजय? तुमुल विजय या महोबा विजय। तो महोबा का युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1182 ईस्वी में हुआ। इसको तुमुल का युद्ध भी कहते हैं। महोबा का कौन था? परमर्दी देव चंदेल था और उसके सेनापति कौन थे? आला और उदल उसके सेनापति थे। पृथ्वीराज चौहान की सेना वहां पे क्या करती है? आक्रमण करती है और इस युद्ध में आला और उदल क्या होते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं तथा पृथ्वीराज विजय की इसमें क्या हुई? जीत हुई। पृथ्वीराज की इसमें जीत हुई और इस विजय के बाद में पृथ्वीराज ने पुंजन राय को, किसको? पुंजुन राय को महोबा का प्रशासक या गवर्नर नियुक्त किया। उसके बाद में हम बात करते हैं कन्नौज। तो दोस्तों कन्नौज का क्या था? कन्नौज के बारे में भी हमने बात करी कि कन्नौज का जयचंद गढ़वाल था और जयचंद गढ़वाल पृथ्वीराज का क्या था? मौसेरा भाई था। लेकिन अब उस जयचंद गढ़वाल ने क्या किया कि ये अपने, जैसे कन्नौज है, ये क्या है? कन्नौज का कौन है? जयचंद गढ़वाल। तो हमने दोस्तों अभी बात करी कि जयचंद गढ़वाल और पृथ्वीराज के मध्य में वैमनस्य का एक तो कारण उसके नाना अनंत सिंह तोमर ने जो दिल्ली का साम्राज्य वो किसको सौंप दिया था? पृथ्वीराज को सौंप दिया। इस बात से नाराज कौन था? उसका मौसेरा भाई जयचंद गढ़वाल था। फिर जयचंद गढ़वाल की एक पुत्री थी, उसका नाम था संयोगिता। क्या नाम था? पुत्री का नाम संयोगिता नाम था। इस जयचंद गढ़वाल ने संयोगिता की शादी के लिए स्वयंवर रखा और उस स्वयंवर में सभी राजाओं को निमंत्रण दिया, लेकिन इसने निमंत्रण किसको नहीं दिया? तो किसको नहीं दिया? पृथ्वीराज को इसने निमंत्रण नहीं दिया। जो इसका मौसेरा भाई था ना पृथ्वीराज, उसको निमंत्रण तो नहीं दिया, लेकिन पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए उसने अपने दुर्ग के जो मेन द्वारपाल रहता ना किवाड़ पे, वहां पे पृथ्वीराज की क्या कर दी? उसने मूर्ति बना दी। पृथ्वीराज की मूर्ति बना दी और उसको जैसे द्वारपाल के रूप में उसको अपमानित करने के लिए वहां पे रखा। तो फिर संयोगिता किससे प्रेम करती थी? पृथ्वीराज से प्रेम करती थी और उसने उस स्वयंवर में जब पृथ्वीराज को नहीं पाया तो उसने वो माला ले जाके उस मूर्ति के गले में डाल दी। और जब इस बात का पता किसको लगा? पृथ्वीराज को लगा। तो पृथ्वीराज अजमेर से आया और पृथ्वीराज अजमेर से आकर के संयोगिता को उठाकर घोड़ी पे लेकर वापस कहां पे आ गया था? अजमेर में आ गया था। तो इस प्रकार से कन्नौज और अपने अजमेर के जो पृथ्वीराज है उसके मध्य में भी वैमनस्य, और तो पहले से वैमनस्य था और वो ज्यादा बढ़ गया। उसके बाद में जब हम आगे देखेंगे कि ये जयचंद जो गढ़वाल है, ये जयचंद गढ़वाल तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी का साथ देता है और ये पृथ्वीराज के साथ में धोखा करता है और इसी के कारण दिल्ली पर सदैव के लिए मुस्लिम साम्राज्य की क्या हो गई? हिंदू साम्राज्य खत्म हो गया और मुस्लिम साम्राज्य की क्या हो गई? स्थापना हो गई। इसीलिए आज के समय में भी अगर हम किसी के लिए गद्दार शब्द का उपयोग करते हैं तो हम उसको क्या कह देते हैं? जयचंद कह देते हैं। तो जो हम जयचंद कहते हैं ना दोस्तों, वो यही जयचंद गढ़वाल है। जो जयचंद गढ़वाल फिर तराइन के युद्ध में किसका साथ देता है दोस्तों? अपने उसका मोहम्मद गौरी का साथ देता है। फिर उसके बाद में आगे हम अगर बात करें तो गुजरात विजय। तो पृथ्वीराज के समकालीन पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन गुजरात का शासक कौन था? गुजरात का शासक भीमदेव था। कौन था? भीमदेव था। फिर उसके बाद आगे हम बात करें भीमदेव व पृथ्वीराज के मध्य वैमनस्य या फिर शत्रुता, भीमदेव व पृथ्वीराज के मध्य वैमनस्य का कारण आबू की राजकुमारी इच्छिणी थी। क्या नाम था उसका?
इच्छिणी। इच्छिणी की सगाई तो इच्छिणी थी। इच्छिणी की सगाई तो किसके साथ में हो रखी थी? इच्छिणी की सगाई तो भीमदेव के साथ में हो रखी थी, लेकिन उस इच्छिणी को लेके कौन आ जाता है? पृथ्वीराज लेके आ जाता है, क्योंकि इच्छिणी भी प्रेम किससे करती थी? पृथ्वीराज से प्रेम करती थी। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ? 1183 ईस्वी में 1183 ईस्वी में भीमदेव भीमदेव व पृथ्वीराज के मध्य, पृथ्वीराज तृतीय दोस्तों है ना, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य नागौर का युद्ध होता है। नागौर का अनिर्णायक युद्ध होता है। अनिर्णायक युद्ध होता है, किसी की भी हार नहीं होती है, दोनों सेनाओं में बराबरी की टक्कर होती है और उस युद्ध का कोई भी निर्णय नहीं निकलता है। कब होता है ये नागौर का युद्ध? 1183 ईस्वी में। किस किसके मध्य हुआ? भीमदेव और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य में कौन सा युद्ध हुआ? नागौर का युद्ध हुआ। और उस नागौर के युद्ध का कारण क्या था? तो आबू की राजकुमारी इच्छिणी था। फिर उसके बाद में आगे क्या हुआ? 1187 ईस्वी में दोनों राज्यों की सेना के मध्य, दोनों राज्यों की सेना के मध्य पुनः युद्ध होता है। पुनः युद्ध होता है जिसमें पृथ्वीराज अजमेर की सेना, पृथ्वीराज तृतीय की सेना विजय होती है। तो दोस्तों ये हमने बात करी, ये इसकी क्या होगी? अपने पृथ्वीराज की गुजरात विजय, कि पृथ्वीराज और गुजरात के मध्य में समकालीन गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव था। भीमदेव और पृथ्वीराज के मध्य वैमनस्य का कारण या शत्रुता का कारण क्या था? इच्छिणी थी। 1183 में भीमदेव और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य में कौन सा युद्ध होता है? तो नागौर का युद्ध होता है। नागौर का अनिर्णायक युद्ध होता है, उस युद्ध का कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है। उसके बाद 1187 ईस्वी में दोनों राज्यों की सेना के मध्य में पुनः युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की सेना विजय होती है और भीमदेव की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। तो इस प्रकार से ये इसकी क्या हो गई? नागौर विजय हो चुकी है। अब दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो अब हम बात करने वाले अपने जो गजनी का शासक है कौन? मोहम्मद गौरी। गजनी का शासक कौन था? मोहम्मद गौरी। और इधर अपने दिल्ली में भी शासन किसका है? दिल्ली या अजमेर का शासक है वैसे तो, लेकिन दिल्ली तक इसके साम्राज्य की सीमाएं फैली हुई है। तो अपने अजमेर का शासक कौन है उस समय? अजमेर जो दिल्ली पे भी शासक कर रहा है, अजमेर यहां पे अपना है पृथ्वीराज तृतीय। अब दोस्तों इसमें होता क्या है? ये पृथ्वीराज तृतीय अपने अजमेर में शासन कर रहा होता है और इसका जो दिल्ली है ना, दिल्ली तक शासन था। दिल्ली का उस समय प्रशासन की जिम्मेदारी दे रखी थी गोविंद सिंह तोमर को। किसको? गोविंद सिंह तोमर को प्रशासक, दिल्ली के प्रशासक की जिम्मेदारी दे रखी होती। तो गजनी का जो शासक है ना मोहम्मद गौरी, ये मोहम्मद गौरी अधिकार कर लेता है तबर हिंद बटिंडा पे अधिकार कर लेता है कौन? मोहम्मद गौरी। जब इस बात का पता चलता है किसको? पृथ्वीराज तृतीय को, तो ये अपना एक सेनापति भेजता है चामुंड राय। क्या नाम है उसका? चामुंड राय, या उसी का नाम मिलता है खांडे राय के नेतृत्व में इसने सेना भेजी, तथा और इधर दिल्ली का जो उसका प्रशासक था गोविंद सिंह तोमर, उसके नेतृत्व में सेना भेजी तबर हिंद को वापस क्या करने के लिए? स्वतंत्र कराने के लिए, गौरी से मुक्त कराने के लिए। तो इस प्रकार मोहम्मद गौरी साबुद्दीन, जिसका नाम था मोहम्मद गौरी, और पृथ्वीराज की सेना के मध्य में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। तो दोस्तों हम बात करेंगे अब आगे तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। तराइन कहां है? तो करनाल जिला हरियाणा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आया हुआ है कि तराइन का मैदान कहाँ है? तो करनाल जिला हरियाणा में क्या है? तराइन का मैदान है। फिर इसके बाद में आगे हम बात करें तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन
का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी द्वारा तबर हिंद, मोहम्मद गोरी द्वारा तबर हिंद, इसी को क्या कहेंगे, बठिंडा, तबर हिंद पर अधिकार करने के कारण हुआ। तो दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध किस कारण से हुआ, तो मोहम्मद गोरी द्वारा तबर हिंद बठिंडा पर अधिकार कर लेने के कारण हुआ। मोहम्मद गोरी अपने पृथ्वीराज ने अपने सेनापति चामुंड राय या फिर खांडे राय व दिल्ली के गवर्नर गोविंद सिंह तोमर के नेतृत्व में सेना भेजी। किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी पृथ्वीराज ने, सेनापति चामुंड राय या इसी का नाम क्या मिलता है दोस्तों, खांडे राय। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न। और उसके साथ में कौन गया था, गोविंद सिंह तोमर। दोस्तों दोनों ही सेना के मध्य में भयंकर युद्ध होता है और मोहम्मद गोरी तथा गोविंद सिंह तोमर दोनों ही आमने सामने हो जाते हैं। और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा गोविंद सिंह तोमर के दांत तोड़ दिए जाते हैं। और जब गोविंद सिंह तोमर के दांत तोड़े गए तो गोविंद सिंह तोमर पागलों के जैसा हो जाता है और वो उस अचानक से आक्रमण कर देता है किसके ऊपर, मोहम्मद गोरी के ऊपर। और इस युद्ध से फिर मोहम्मद गोरी अपनी जान बचा, पूरी तरह से घायल हो जाता है। गोविंद सिंह तोमर उसको पूरी तरह से घायल कर देता है और फिर मोहम्मद गोरी इस युद्ध से जान बचाकर वापस गजनी भाग जाता है। आगे लिखेंगे इसी बात को कि इस युद्ध में गोविंद सिंह तोमर ने बहुत ही वीरता के साथ युद्ध किया, वीरता के साथ युद्ध किया तथा गोरी को युद्ध मैदान से भागने के लिए मजबूर कर दिया। इस प्रकार इस युद्ध में जीत किसके हुई, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की सेना को विजय प्राप्त हुई। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की सेना को विजय प्राप्त हुई तथा गोरी की सेना हार गई। तो दोस्तों ये हमने बात करी तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में कि तराइन के प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों 1193 ईस्वी में हुआ। तराइन कहाँ है, तो करनाल जिला हरियाणा में है। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी द्वारा तबर हिंद बठिंडा पर अधिकार करने के कारण हुआ। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बात है कि तराइन का प्रथम युद्ध किस कारण से हुआ, तो मोहम्मद गोरी ने किस पे अधिकार कर लिया था, तबर हिंद या बठिंडा पर अधिकार कर लिया। पृथ्वीराज ने अपने सेनापति चामुंड राय और दिल्ली के गवर्नर गोविंद सिंह तोमर के नेतृत्व में सेना भेजी बठिंडा को वापस स्वतंत्र कराने के लिए। और इस युद्ध में गोविंद सिंह तोमर ने बहुत ही वीरता का परिचय दिया, क्यों दिया वीरता का परिचय भी, इसलिए दिया कि उसके दांत तोड़ दिए थे किसने, मोहम्मद गोरी ने। और अगर आदमी के दांत या नाक पे अगर कोई मारे तो भाई साहब आदमी को बहुत भयंकर तरीके का गुस्सा आता है। और वही गुस्सा किसको आया, गोविंद सिंह तोमर को आया। और वो गुस्सा किसको ले डूबा, मोहम्मद गोरी को ले डूबा। फिर मोहम्मद गोरी मैदान छोड़ने के लिए
मैदान छोड़ना पड़ा मोहम्मद गौरी को और वो मैदान छोड़कर भाग जाता है और इस प्रकार से तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हो जाती है? अपने पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय हो जाती है। अब दोस्तों हम बात करने वाले तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध, वही मैदान, द्वितीय युद्ध, पहले वाला ही मैदान, पहले वाली सेनाएं, सब कुछ वो कवर। तराइन का द्वितीय युद्ध, और ये होता कब है? 1192 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध दोस्तों कब हुआ? 1192 ईस्वी में। अब दोस्तों इसमें हुआ क्या? मोहम्मद गौरी ने एक चाल चली। मोहम्मद गौरी कहां था? गजनी में था, गजनी, ठीक है। मोहम्मद गौरी गजनी में था। मोहम्मद गौरी ये गजनी में था। अब इसने क्या किया कि यहाँ पे अपने अजमेर में पृथ्वीराज के पास में संधि के लिए एक व्यक्ति को भेजा। किसके लिए? संधि के लिए। किसको भेजा? किवाय उल मुल्क को। याद रखना दोस्तों, किसको भेजा था संधि के लिए? किवाय उल मुल्क नामक व्यक्ति को संधि के लिए भेजा पृथ्वीराज के पास। तो पृथ्वीराज ने भी कहा ठीक है संधि कर लेंगे। तो संधि के लिए इधर आदमी को भेजा और इधर मोहम्मद गौरी आ गया। कहां पे? तराइन के मैदान में। तराइन के मैदान में मोहम्मद गौरी आ गया और दोनों के मध्य में संधि वार्ता चल रही थी। इधर पृथ्वीराज भी अपनी सेना लेके कहां पे आ गया? तराइन के मैदान में आ गया। अब दोनों के मध्य में संधि वार्ता चल रही थी तो पृथ्वीराज भी बिल्कुल निश्चिंत था, युद्ध की कोई तैयारी नहीं थी। और एक दिन प्रातः काल इसी वार्ता के बीच में इसने मोहम्मद गौरी ने धोखे से क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया ऊपर। पृथ्वीराज पूरी तरह से तैयारी नहीं था। इधर पृथ्वीराज में जयचंद गढ़वाल वगैरह बहुत सारे धोखे जो गद्दार थे वो किससे जाके मिल गए थे? मोहम्मद गौरी की सेना में मिले हुए थे। और इस प्रकार से पृथ्वीराज की सेना की पूरी तरह से इस तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की क्या हो जाती है दोस्तों? हार होती है। और फिर इसमें विजय किसकी हो जाती है? गौरी की क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। और इसी के साथ में दिल्ली पर सदैव के लिए मुसलमानों का क्या हो जाता है? शासन हो जाता है। और इधर हिंदू जो साम्राज्य है दिल्ली में वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये था तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध में ये आप ध्यान रखना कि द्वितीय युद्ध में संधि पत्र लेके कौन आया था? तो किवाय उल मुल्क संधि प्रस्ताव लाया था। ये क्या लाया था? ये संधि प्रस्ताव लाया था। अब दोस्तों इस युद्ध के बाद में पृथ्वीराज को लेके विद्वानों में क्या है? मतभेद है। विद्वानों में मतभेद है। अगर हम इसमें भी बात करें तो चंद्रबरदाई के अनुसार पृथ्वीराज का निधन गजनी में हुआ। कहां पे हुआ? गजनी में हुआ। चंद्रबरदाई जो कि पृथ्वीराज के साथ में ही था उसको भी साथ में कैद कर लिया गया। पृथ्वीराज जासों में सारी बातें बताई गई है कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को और चंद्रबरदाई को दोनों को कैद करके गजनी ले गया और वहां पे दोनों की क्या कर दी थी? आंखें फोड़ दी थी। उनको बहुत परेशान किया गया। फिर उसके बाद में जब चंद्रबरदाई ने उसको बताया मोहम्मद गौरी को कि ये जो पृथ्वीराज है वो शब्द वेदी बाण चलाता है, तो उसकी वो परीक्षा लेने के लिए उसको वहां पे बिठाया गया। फिर चंद्रबरदाई ने एक दोहे के माध्यम से उसको संकेत दिया, पृथ्वीराज को दोहे के माध्यम से संकेत दिया। वो दोहा था, क्या था वो दोहा? कि 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण तापे बेटो सुल्तान है मत चूकजे चौहान। इस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान ने शब्द वेदी बाण चलाया और उस बाण में पृथ्वीराज चौहान ने किसको मार दिया था? मोहम्मद गौरी को मार दिया। फिर उसके बाद में दोनों ने, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज के चाकू गोपा और पृथ्वीराज ने चंद्रबरदाई को चाकू गोप दिया और दोनों की मृत्यु वहां पे हो गई। इस प्रकार की बात ये कौन करते हैं? चंद्रबरदाई अपने पृथ्वीराज राष्ट्रों के अंतर्गत करते हैं। गजनी में इनकी मृत्यु हुई। जबकि मिनहाजु सिराज के अनुसार पृथ्वीराज का निधन सिरसा में हुआ। मिनहाजु सिराज एक इतिहासकार है। सिरसा मिनहाजु सिराज के अनुसार पृथ्वीराज का निधन कहां पे हुआ? सिरसा में हुआ। सिरसा में हुआ, ठीक है। लेकिन अधिकांश इतिहासकार क्या मानते हैं? अधिकांश इतिहासकार मानते हैं
कि पृथ्वीराज का निधन स्वाभाविक रूप से अजमेर में हुआ। तो दोस्तों, ये हमने बात करी पृथ्वीराज के बारे में, और इसी के साथ अपना पूरा होता है अजमेर का जो चौहान वंश है उसकी हम बात कर चुके हैं। मेरे हिसाब से मैंने जो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो सभी बातें इन वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि हमें भी आगे और कुछ और अच्छा करने के लिए मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।